नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? आज वीडियो का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहां मुझे बहुत मजा नहीं आने वाला। मतलब गुजरात इतने बड़े-बड़े मार्जिन से कैसे हार रहे हैं यार, मजा नहीं आया इतनी बड़ी एक और उनकी हार देख के। यू मुंबा अजीत चौहान के अद्वितीय प्रदर्शन के बावजूद आप 1 पॉइंट लिए बिना भी कैसे हार सकते हो? मुझे मजा नहीं आया। और असलम इनामदार इस पूरे सीजन में नहीं खेलेंगे तो ये तो दिल पे छुरियां चलने वाली बात है। इस बात पे भी मजा नहीं आया। बट 2 मैच आज होने हैं, वहां मजे लेने की कोशिश करेंगे। मजा कल पटना और हरियाणा को जरूर आया है, तो उनकी पार्टी भी हमें ज्वाइन करनी चाहिए। तो स्वागत आप सब प्रभु लोगों का फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। पहले बात कल 2 मैचेस की, उसके बाद आज के 2 मैचेस की चर्चा करूंगा। सवाल मैंने पूछा था, उसके कुछ इंटरेस्टिंग उत्तर आए। एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा और फिर सुनाऊंगा कहानी आपको असलम इनामदार की। ये पहले ही बता रहा हूं। लेकिन पहली खबर आई, बड़ी खबर आई कल। पुनेरी पल्टन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे बताया कि उनके कैप्टन असलम इनामदार इस पूरे सीजन में नहीं खेल पाएंगे। पहले एक चोट आई थी, फिर रिकवर होकर वापस आए, दोबारा से चोट गहरा गई। इस बार टीम ने कोई रिस्क नहीं लिया और बड़ा काबिल उनका मैनेजमेंट है। कोई रिस्क ना लेते हुए उनको रिकवर करने के लिए इस पूरे सीजन से बाहर घोषित कर दिया गया है। हालांकि रिप्लेसमेंट अच्छे खासे हैं, आकाश शिंदे हैं, आदित्य शिंदे हैं, इत्यादि इत्यादि। वो एक चीज है। कल जो पहला मैच हुआ, पटना पायरेट्स ने 40-27 से हराया गुजरात जायंट्स को। इससे पहले गुजरात लगातार 2 मैच हरियाणा से हारे थे और वो भी 10+ पॉइंट से हारे थे। वो भी राम मेहर सिंह साहब की टीम, जिसमें आरपीजी है, राकेश प्रतीक गुमान, कोई नहीं चल पा रहा, डिफेंस का आता पता नहीं है। बहुत दिल तोड़ देने वाली बात है ये, क्योंकि राम मेहर साहब प्रो कबड्डी के लेजेंड हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ एक नया मंत्र फूंके अपनी टीम को वो। उधर कल दूसरे मैच में मंत्र फूंका मनप्रीत सिंह ने। पहले हाफ में यू मुंबा की टीम हरियाणा पर अपना कब्जा बनाए हुए थी। शायद शादलू को एक टैकल पॉइंट भी नहीं मिला था। अजीत चौहान पहले पूरे हाफ में एक बार भी आउट नहीं हुए थे और 10-11 मिनट पे अपना सुपर 10 भी पूरा कर लिया था। हरियाणा बिखरी हुई लग रही थी। लेकिन फिर अजीत चौहान ने जब पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कोई है ही नहीं पीछे। ना डिफेंस चल रहा है, ना सेकंड थर्ड रेडर चल रहे हैं। हाँ, एक बात कल किसी ने अपने वीडियो में कही थी कि जफर दानिश सेकंड मैन पे रह के डिफेंस करें। वो जरूर उन्होंने अच्छा किया। पता नहीं किसने कहा था, वो मुझे बता देना नीचे कमेंट्स में। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं खेला। और उसके बाद दूसरे हाफ में हरियाणा ने जो तोड़ा है यू मुंबा को, मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि आप 7 पॉइंट के मार्जिन से भी मैच को ला सकते थे। वो भी नहीं आया। बट हरियाणा के लिए वेल्डन है। लगातार 2 बार आपने पहले गुजरात को हराया है और अब आपने हराया है एक तगड़ी यू मुंबा की टीम को। विशाल और शिवम के सुपर 10 हुए। शादलू ने टोटल 10 पॉइंट लिए 4 रेड में और 6 टैकल में। तो तालियां तालियां आप लोगों के लिए। इसी खुशी में जरा पॉइंट्स टेबल देख लीजिए, जहां हरियाणा स्टीलर्स नंबर 1 आ चुकी है 31 पॉइंट्स के साथ। अब कल की जीत के बाद पटना पायरेट्स नंबर 4 पे है 27 पॉइंट। आज अगर बेंगलुरु बुल्स जीते, 11वें नंबर पे हैं, जीतने के बावजूद 11वें नंबर पे रहेंगे। उनका सामना है जेपीपी से। वो अगर जीतते हैं तो 25 पॉइंट के साथ दिल्ली को नीचे धकिया कर वो आ जाएंगे नंबर 6 पे। फिर दिल्ली खेल रही है, दिल्ली जीती तो उनको धकिया कर वो पहुंच सकती है यू मुंबा की जगह, बिल्कुल पहुंच जाएगी। और पुनेरी पल्टन जीती तो वापस हरियाणा से अपना नंबर 1 का स्थान ले लेगी। ये था पॉइंट्स टेबल का हाल। अब चलते हैं आगे। पहला मैच है बेंगलुरु बुल्स और जेपीपी का। बुल्स ने 8 मैच खेले हैं और 2 ही जीते हैं। पिछले मैच में आप बंगाल वॉरियर से 11 पॉइंट से हारे। जेपीपी भी नरम गरम खेल रहे हैं। 7 मैच खेले, 3 जीते, 3 हारे, 1 टाई रहा। पिछला मैच पटना पायरेट से हारे आप 2 पॉइंट से। इस मैच की कहानियां सुनिए, बड़ी रोचक हैं। नंबर 1, ये चैंपियंस का मुकाबला है। बुल्स सीजन 6 जीते हैं, मतलब 6ठा सीजन जीते हैं। जेपीपी 2 बार जीते हैं। नंबर 2, ये गुरु और शिष्य की टक्कर है। रणधीर सिंह शेरावत के बहुत लंबे टाइम तक शिष्य संजीव बालियान रेलवेज में रहे हैं और एकदम पिता पुत्र वाला दोनों का केस है मैदान के बाहर। नंबर 3, नीरज, सुरजीत, विकास कंडोला अपनी पूर्व टीम बुल्स के खिलाफ होंगे। कोई भी इनमें से अगर खेला तो, मतलब सुरजीत तो खेलने चाहिए या नहीं खेलने चाहिए, देखेंगे। नीरज भी खेल सकते हैं, मेरा मानना है विकास भी खेलने चाहिए। नंबर 4, नितिन रावल ने अपना डेब्यू किया था जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ सीजन 5 में। अब उनकी विरोध वाली टीम में है। नंबर 5,
ये दुख भरी कहानी है कि दोनों ही टीमें संघर्ष कर रही हैं। बुल्स ने अपने पिछले 5 में से 2 मैच जीते हैं, टोटल 8 में 2 जीते हैं। जेपीपी ने भी पिछले 5 में से 1 मैच जीता है और 1 टाई रहा है। आगे चलिए, लड़ाई कहां होगी। नंबर 1, अर्जुन बनाम प्रदीप नरवाल। अब वो कितना खेलेंगे, कहां खेलेंगे, हमें कुछ नहीं पता, पर 2 दिग्गज रेडर जरूर आमने सामने होंगे, इसकी उम्मीद कर सकते हैं। और नंबर 2, बुल्स के डिफेंस की, क्योंकि खेलें ना खेलें, कम से कम 3 पोजीशन पे उनके पास 4 तगड़े डिफेंडर हैं। सामने होंगे अर्जुन देशवाल। आगे आइए, जीत के सूत्र। नंबर 1, अब बुल्स की दुविधा यह रहेगी कि 5-2 से जाएं या 4-3 से जाएं। 5-2 से जाने का मतलब यह होगा कि आपके 2 रेडर्स 25 पॉइंट लेकर आए, वो हो नहीं रहा। 4-3 पे जाने का यह मतलब होगा कि अर्जुन को खुला मैदान मिलेगा। तो एक बार 4-3 पे आइए, कम से कम 3 में से ये रेडर देख लीजिए कौन से 2 चल रहे हैं। अगर तो 2 रेडर ठीक ठाक चलें तो फिर तीसरे को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मेरे हिसाब से प्रदीप को, अजिंक्य पवार को और अक्षित को मौका मिले। अक्षित पिछले मैच में 11 रेड पॉइंट लाए थे, प्रदीप अभी भी बनते हैं टीम में। नंबर 2, अगर अर्जुन रुकने का नाम ना लें तो 5-2 पे आइए और हो सके तो 5 के डिफेंस पे खेलिए, धीमा खेलिए, डिफेंस में बोनस मत दीजिए। नंबर 3, रेड भी लंबी करनी पड़ेगी, ये गेम स्लो रखना पड़ेगा। हालांकि दोनों टीम्स कोई उत्कृष्ट नहीं खेल रही, पर जेपीपी ऑन पेपर भी काफी मजबूत लग रही है। जेपीपी के लिए जीत के सूत्र क्या हैं? नंबर 1, आज मौका है विकास कंडोला को यूज करने का। बहुत ज्यादा गेम्स उनको गेम टाइम पिछले मैचेस में मिला नहीं है। सामने बुल्स की वो डिफेंस है जो कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर रही, तो मौका है एक और रेडर को रवां करने का, क्योंकि अभी बहुत लंबा सीजन है। नंबर 2, अर्जुन विकास ये संभाले रेडिंग की जिम्मेदारी, राइट लेफ्ट। नीरज नरवाल करें सेकंड मैन डिफेंस राइट इन पे, जहां प्रदीप आएंगे, जहां पे अजिंक्य पवार आएंगे। और अगर प्रदीप अजिंक्य दूसरी तरफ जाने लगे तो नीरज लेफ्ट इन पे आके सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। तो पोजीशन देख लीजिएगा। एक्स फैक्टर बेंगलुरु बुल्स के लिए रहने वाले हैं नितिन रावल। एज अ डिफेंडर आपका रोल बड़ा अहम है अर्जुन देशवाल को रोकने में। और जेपीपी के लिए मुझे लगता है कि उनके ऑलराउंडर नीरज नरवाल का रोल बहुत अहम रहेगा। वो रेड में पॉइंट इस बार काफी ला रहे हैं, लेकिन सेकंड मैन का डिफेंस उनका बहुत कीमती साबित हो सकता है। तो जो हमारे प्रभु लोग एक्सचेंज 22 की ऐप पे बड़े जिगर वाला गेम खेल रहे हैं, वो चाहें तो फैंटेसी यात्रा पे भी आ सकते हैं। चाहें क्या मतलब, आ ही जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या www.fantasyyatra.com पे जाके इसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मन करे तो मेरा रेफरल कोड तनेजा लगाइए, ना मन करे तो भी लगा दीजिए। और यहां आप 1 वर्सेस 1 खेलते हैं, जैसे बॉक्सिंग में होता है ना 1 वर्सेस 1, यहां आप 1 वर्सेस 1 खेलिए। ऐसे ही 22 खिलाड़ियों को अगर आपने हरा दिया तो 1 करोड़ रुपए का इनाम आपको मिलेगा। मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको भेज दूंगा, उसमें कुछ मत डलवाइएगा, सारा पैसा आपका है। मैं आगे चलता हूं। दूसरा मैच दबंग दिल्ली और पुनेरी पलटन का है। दबंग दिल्ली 9 में से 4 मैच जीती है, पुनेरी पलटन 8 में से 5 मैच जीती है। दिल्ली ने पिछले लगातार 2 मैच जीते हैं, उससे पहले लगातार 3 मैच हारे थे। पलटन पिछला मैच हारी है तेलुगु टाइटन से। क्यों? दोनों कॉर्नर्स नहीं चले। अमन और गौरव खत्री, मेरा मतलब मन खराब सा हुआ, इतना बढ़िया खेल रही थी टीम, पर यही खेल है। कहानियां क्या हैं इस खेल की? नंबर 1, दोनों के दोनों कोचेस का बुल्स कनेक्शन है। दिल्ली के जोगिंदर नरवाल और पुनेरी पलटन के बीसी रमेश। जोगिंदर नरवाल 2 सीजन बुल्स के लिए खेले हैं। रमेश साहब 1 सीजन में टीम के कोच थे शेरावत साहब के साथ। देखो क्या कनेक्शन मैंने ढूंढा है। नंबर 2, जीवा जो इस समय डिफेंस कोच हैं पुनेरी पलटन के, भाई वो दबंग दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, चैंपियन बन चुके हैं। और नंबर 3, जो पहली कहानी होनी चाहिए थी, ये चैंपियन बनाम चैंपियन। दबंग दिल्ली सीजन 8 की चैंपियन, पुनेरी पलटन वर्तमान चैंपियन। लेकिन असल में नामदार के बिना पूरा सीजन खेलना पड़ेगा प्रभु। उसकी बात हो चुकी है। बैटल्स की बात करता हूं। ये आशु और पलटन के डिफेंस का मुकाबला है। अब मान के चल रहा हूं कि नवीन अगर नहीं खेले तो आशु एक नए सुपरस्टार बन ही चुके हैं। सामने पलटन की मजबूत डिफेंस है जो पिछले मैच में थोड़ी सी दरक गई थी। तो आज दिल्ली क्या करेगी? सबसे पहले तो ये कि दिल्ली की मजबूती क्या है। आशु और उनके कॉर्नर योगेश और आशीष, तो अपनी मजबूती पे खेलिए। नंबर 1, अगर आपका डिफेंस जैसे योगेश और आशीष हम मान के चल रहे हैं कि बढ़िया खेलेंगे, तो शुरुआत कीजिए एक बार डू और डाई रेड से। क्यों? क्योंकि आपके सेकंड और थर्ड रेडर चले नहीं चले कोई गारंटी नहीं है। उधर पुनेरी पलटन का डिफेंस अच्छा है, तो कॉर्नर्स पे भरोसा रख के डू और डाई रेड पे खेलिए।
अगर ये नीति चल निकले पहले 10-15 मिनट में, फिर गेयर बदलिए, सेकंड रेड पे आ जाइए। नंबर 2, कवर्स कृपया करके राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर को सपोर्ट दें, टैकल की शुरुआत ना करें। वहां 5G 6G की स्पीड से दौड़ने वाले रेडर आते हैं पुनेरी पल्टन के कैंप से। असलम भले ही ना हो, लेकिन बाकी खिलाड़ी भी बड़े बहुत तेज हैं भाई। पुनेरी पल्टन क्या करेगी? अब पिछला मैच एक रेयर मैच था, जैसे मैंने बताया, अमन, अमान और गौरव तीनों कॉर्नर जो यूज किए गए नहीं चले पवन के खिलाफ। तो आज अब असलम तो है नहीं, उनकी जगह आकाश शिंदे खेलें, लाइक फॉर लाइक एक चेंज हो जाएगा। टीम के कैप्टन आप किसको बनाएंगे? टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं पंकज मोहिते, उनको बना दीजिए। मोहित गोयत आ जाएं लेफ्ट इन पर, ताकि लेफ्ट कॉर्नर अमन के साथ, जैसा कि मैंने कल जफर के केस में कहा था, 2 मैन डिफेंस हो आशु मलिक के लिए। उनको ढेर कर लिया तो 58.5% मैच आप जीत जाएंगे। यानी कि फिर आकाश शिंदे और पंकज मोहिते आपके लेफ्ट और राइट के रेडर रहेंगे, जो लगातार इन टेंडम रेड करेंगे। कोई अगर एक रेडर नहीं चला तो फिर मोहित तो है ही हैं, दूसरा जो खिलाड़ी नहीं चलेगा वो सेकंड मैन डिफेंस पे आ जाएगा। ये पुनेरी पल्टन की सबसे बड़ी खासियत है कि अलग अलग रोल निभाने वाले काफी खिलाड़ी हैं उनके पास। एक्स फैक्टर दिल्ली के लिए योगेश आशीष की कॉर्नर्स की जोड़ी रहने वाली है, क्योंकि उनके रेडर्स को रोकना बड़ा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। और इधर से अमन पिछले मैच में नहीं चले थे, आज चलना बड़ा जरूरी है आपका प्रभु। सामने से आशु मलिक आएंगे। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में सवाल पूछा था कि 2 ऐसे कोचेस का नाम बताइए जिनका नाम एग्जैक्ट सेम हो। 2 अलग अलग टीम की कोचिंग कर चुके 2 इंसान प्रो कबड्डी में जिनका एग्जैक्ट सेम नेम हो। प्रभु लोग पता नहीं रणधीर सिंह और रणधीर सिंह बता रहे थे, और भी पता नहीं क्या क्या तुक्के मार रहे थे, और बाकी सब कॉपी पेस्ट कर रहे थे। सब मुर्गे बन जाओ, अब खड़े हो जाओ। किसी ने सही जवाब नहीं दिया जब तक मैंने ये उत्तर पढ़े तब तक। अरे प्रभु, दबंग दिल्ली के सीजन 2 में कोच थे बलवान सिंह, जो सोनीपत साई सेंटर के कोच हैं, जो हरियाणा के खेलो इंडिया में कोच थे बेंगलुरु यूनिवर्सिटी गेम्स में। और फिर जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच जय हनुमान वाले बलवान सिंह साहब, कैसे भूल गए यार। जयपुर के कोच जो नेशनल कोच भी रहे हैं, और दिल्ली के कोच जो हरियाणा और साई सोनीपत में कोच रहे हैं, दोनों का नाम सेम है, बलवान सिंह। आज की पार्टी में खुद को दूंगा। आज का सवाल आपसे पूछ लेता हूं, ऐसा ही एक नामों से मिला जुला सवाल है। 5 ऐसी जोड़ियां बताइए, 5 नाम बताइए जो कोच का भी हो और खिलाड़ी का भी हो। यानी कि मान लीजिए सुनील तनेजा नाम का एक कोच है प्रो कबड्डी में, और सुनील तनेजा नाम का एक खिलाड़ी भी है प्रो कबड्डी में। फर्स्ट नेम मिले तो भी चलेगा, हिंट मैंने आपको दे दिया। फर्स्ट नेम सेम हो, कोच का खिलाड़ी का, कोच का खिलाड़ी का, ऐसे 5 नाम बताइए। वो भले ही एक टीम में हो, भले ही एक टीम में ना हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट नेम सेम हो, 5 नाम बताइए, कोच का भी खिलाड़ी का भी। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। ये आसान सवाल है। जाते जाते अब सुनाऊंगा कहानी आपको उस खिलाड़ी की जो पूरे सीजन में नजर नहीं आएगा। असलम इनामदार काम करते हैं शानदार। ये बात है गुवाहाटी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। महाराष्ट्र का मैच चल रहा था गुजरात से। गुजरात के लेफ्ट कॉर्नर थे अनुपम खेर, खैर वो अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र के कैप्टन थे असलम इनामदार। और मैं कमेंट्री करते हुए हतप्रभ हो रहा था कि इस 18-19 साल के लड़के का फुटवर्क कितना तेज है। फिर मैंने जब बाद साइड में देखा तो प्रो कबड्डी की 3 टीम्स के टैलेंट स्काउट असलम को देखने के लिए आए हुए थे, और अगले सीजन में असलम पुनेरी पल्टन में आए हुए थे। उससे अगले सीजन में वो स्टार बन गए। इतनी आसानी से स्टार नहीं बनते प्रभु। असलम इनामदार का 10-12 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था। उनके पूरे पैर में एक स्टील की रॉड डली थी, वो एक चुनौती थी। वो रॉड निकलवाई गई, फिर कबड्डी खेलनी शुरू की। मजदूरी में डेली वेजर के तौर पे वो काम करते थे। कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। फिर एक टाइल बेचने वाली दुकान में जॉब की, जहां उनको कुछ मंथली सैलरी मिलने लगी। उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट था अहमदनगर, वहां से शिफ्ट होके वो थाने डिस्ट्रिक्ट में आए, मुंबई के करीब आए, और फिर जय बजरंग क्लब ज्वाइन किया उन्होंने। और एक स्टेशन से, वासिंद नाम का स्टेशन है, वहां से ट्रेन पकड़ के मुंबई के कुर्ला में आते थे। कुर्ला स्टेशन से 35 मिनट पैदल चल के ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाना, वहां ट्रेनिंग करना, 35 मिनट वापस चल के पैदल स्टेशन पे आना, क्योंकि पैसे नहीं थे। इसी तरह सुबह, इसी तरह शाम को। तो 70 मिनट सुबह, 70 मिनट शाम को पैदल चलना ट्रेनिंग के बीच में। ये इतनी मेहनत जो असलम ने की है, वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते।
तो जो इतने बड़े सुपरस्टार बने असलम पिछले 3 सीजन में, ये पीछे की हुई मेहनत, अशोक शिंदे साहब जो पुनेरी पलटन के मेंटोर हैं, उनका तराशा हुआ ये टैलेंट है। वो एयर इंडिया में लेकर गए असलम को, पुनेरी पलटन में लेके आए असलम को, और एक स्टार हमें उन्होंने सामने दिया है। कहानी बताने का मकसद ये है कि गुरुओं का साथ हो और अपनी ईमानदारी से की गई लगातार मेहनत हो, तो फिर किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है। असलम, ये पूरा सीज़न जो बचा हुआ है, आपके फ़ैन आपको काफ़ी मिस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले सीज़न में आप और मज़बूती से लौट के आएँगे। मैं लौट के आऊँगा अगले वीडियो में। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, और साथ में दीजिएगा वो 5 नाम। सही जवाब देखते हैं कौन देता है। नमस्कार, जय हिंद।